हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश अग्रवाल। आज का वीडियो इस डिस्कशन के ऊपर है कि आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करना है, राइट। आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, राइट। ये चीजें आपको एग्जाम में हेल्प करेगी कि जब आप एग्जाम में बैठते हो कि यार अब 3 घंटे का पेपर लिखना है और अब सिचुएशन ऐसी सामने है, प्रेशर है मेरे ऊपर, कौन सा सवाल पहले सॉल्व करूं, प्रेजेंटेशन कैसे रखूं, एग्जामिनर को कैसे इंप्रेस करूं, एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे लूं। आज का वीडियो का डिस्कशन पूरा इसी के ऊपर है कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसी करनी है और एग्जाम के उन 3 घंटों में आपको अपना प्रेजेंटेशन कैसे रखना है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। सबसे पहले मैं इस सब्जेक्ट के बारे में, आईटीएसएम के बारे में कुछ मिथ्स और फैक्ट्स डिस्कस करना चाहूंगा कि यार इस सब्जेक्ट को लेकर, आईटीएसएम को लेकर ऑलरेडी बच्चों के अंदर एक मिथ होता है कि यार सर ये सब्जेक्ट बहुत एक टफ थ्योरी सब्जेक्ट है। ये जनरली कैसा होता है, हम किताबें पढ़ते हैं, हम थ्योरी 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 पढ़ते जाते हैं और फिर वो एग्जाम में रिकॉल नहीं आती है, तो हमें लगता है यार ये सब्जेक्ट बहुत ही एक टफ सब्जेक्ट है और ये एक थ्योरी सब्जेक्ट बन जाता है हमारी नजरों में। ये एक मिथ होता है। सेकंड, बच्चे ये सोचते हैं जनरली कि यार लैंग्वेज जनरली सिमिलर होनी चाहिए, जैसे हमारे मॉड्यूल में दी हुई है, जैसा हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें कहा हुआ है कि यार आपको ये पॉइंट ऐसे लिखना है, आपको ये लैंग्वेज ऐसे ही लिखनी है, तो ये ऐसे ही लिखना है, राइट। तो बच्चे जनरली ये सोचते हैं, ये एक सेकंड मिथ है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड, और जनरली हमारे माइंड में एक ये मिथ और होता है कि यार सर अगर हम डिट्टो जैसा हमको एग्जाम में दिया हुआ है, जैसा हमको हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है, अगर हम वैसा का वैसा आंसर नहीं लिखेंगे तो हमको मार्क्स नहीं मिलते सर। हम सर एग्जाम में बैठकर हम वो रिकॉल ही नहीं कर पाते और उस वजह से हमको मार्क्स नहीं मिल पाते। ये एक और मिथ है, राइट। और ये 3 मिथ्स के अगेंस्ट में मैं कुछ फैक्ट्स डिस्कस करना चाहूंगा कि एक्चुअल में आईटीएसएम है क्या। ये एक सब्जेक्ट बहुत ही लॉजिकल सा सब्जेक्ट है, बहुत बहुत लॉजिकल सा सब्जेक्ट है। लॉजिकल इतना कि जैसे आप व्हाट्सएप में जैसे ही मैसेज टाइप करके एंटर पर क्लिक करते हो वो सेंड हो जाता है, लॉजिकल है। 1+1 is 2, लॉजिकल है। आप ट्राइंगल के ऊपर सर्कल प्लेस नहीं कर सकते, ये भी लॉजिकल है। सिमिलरली ऐसे ही ये सब्जेक्ट भी पूरा का पूरा लॉजिकल है। ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी टफ नहीं है। इसको सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ दो कि ये सब्जेक्ट टफ है। This is not at all a tough subject. It's a very, very logical subject, and with very, very logical thinking, you can always attempt to understand the subject. It's highly, highly simple. बस इसको लॉजिकली पढ़ते रहो, समझते रहो, ये बहुत बहुत सिंपल। दूसरा, लैंग्वेज एग्जाम में एज इट इज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे हाथ में एक पेन है, राइट। ये एक पेन है सिल्वर कलर का, इसकी टिप है ब्लैक कलर की और जो इसका टॉप है, ये टॉप है पर्पल कलर का। अब मैं इसको एक इंग्लिश की लैंग्वेज में बोलता हूं। दिस पेन इज ऑफ सिल्वर कलर, इट हैज अ कलर ऑफ मर्क्यूरी, राइट। द टिप इज ऑफ ब्लैक कलर एंड द टॉप इज राउंडेड इन सर्कल एंड इट इज ऑफ पर्पल कलर। लेट्स से ये पूरी लाइन दी हुई है आपके सिलेबस में। मुझे बताओ, आपके इस एग्जाम में सवाल आ गया कि ये वाला पेन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस पेन, क्या लिखोगे? आप लोग याद करने लग जाओगे कि यार ये वो मर्क्यूरी का कलर था और वो ब्लैक टिप थी और वो समझो सिर्फ ये एक पेन है, एक नॉर्मल पेन है, इसकी टिप ब्लैक कलर की टिप है और इसके ऊपर जो टॉप दिया ये पर्पल कलर का है। सेम सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में जैसा आपको समझा हुआ है, बस वैसा ही ये चीज आपको एग्जाम में लिखनी है। इसके अलावा और है क्या? दिस इज अ पेन, इट हैज अ मर्क्यूलर कलर, इसकी एक टिप है जो ब्लैक कलर की है और एक पर्पल टॉप है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बस आपको जैसा समझा है वैसा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि यार आपको सेम टू सेम लैंग्वेज एग्जाम में लिखनी होती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो यार जिसने किताब लिखी है वो भी नहीं लिख सकता। हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि यार मैंने जो, अब लेट से अगर मेरे बारे में अगर मैं 10 लाइनें अगर आपके सामने बोल दूं, हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं डिट्टो वो की वही लाइन मैं आपके सामने बोलूं? हम लोग एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, हम एक कंट्री का वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है सीए। यहां हमको प्रोफेशनल बनाया जा रहा है यार। बस चीजों को लॉजिकली समझो, कंसेप्चुअली समझो और जैसा समझा है उसको उस तरीके से लिख दो, क्योंकि रटने की मेहनत तो गधे भी करते हैं, उसमें मतलब क्या है। नेक्स्ट, यहां पर आपको सिर्फ अपने एग्जाम में आपको लैंग्वेज तो बिल्कुल डिट्टो नहीं रखनी, सिर्फ आपको रखना क्या है, जो कंसेप्चुअल वर्ड्स है। जैसे कि क्या? जैसे कि क्या? अगर मैं बोलता हूं
कि मेरे क्लाउड को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट कंपलसरी है। मेरे बोलने का मतलब क्या है कि जब भी मैं क्लाउड एक्सेस करता हूं तो एक्सेस होगा इंटरनेट से ही। तो यहां पर दो टेक्निकल वर्ड्स हो गए, एक तो हो गया क्लाउड, दूसरा हो गया इंटरनेट। बस ये जो कंसेप्चुअल वर्ड्स है, बस ये वर्ड्स आपको एज इट इज रखने हैं। आपको पूरा का पूरा आपको पूरी लैंग्वेज एज इट इज इंटरप्रेट बिल्कुल भी नहीं करनी। और मैं सबसे सही बात बोलूं तो यार ये पॉसिबल भी नहीं है। एज इट इज लैंग्वेज इंटरप्रेट करना किसके लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है? इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल एंड इट्स नॉट रिकमेंडेड एज वेल। दूसरा, जैसे कि देखो, क्लाउड हैज टू बी नेम क्लाउड, सिमिलर फॉर इंटरनेट। लैन सर्वर वर्चुअलाइजेशन, ये अलग 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 कॉन्सेप्ट है आपके आईपीसी के सिलेबस में। आपको ये कंसेप्ट जो नाम से, आपको वो कंसेप्ट का नाम वही लिखना है। क्यों? क्योंकि नाम उसका वही है। जैसे कि मेरा नाम है प्रकाश अग्रवाल, आप मुझे जानते हो कि ये प्रकाश अग्रवाल है, बस बात खत्म। मेरा नाम है प्रकाश, इसलिए यार मुझे कोई बोलेगा भी प्रकाश। सेम थिंग है आपके पेपर में भी। अगर कोई कॉन्सेप्ट का नाम है क्लाउड तो आपको लिखना पड़ेगा कि यार वो क्लाउड ही है। आप उसको दूसरी भाषा में लिखोगे तो वो कैसे चलेगा? नंबर वन थिंग। दूसरा, क्लाउड के ऊपर लेट से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अब वो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है लेट से 7 लाइन 8 लाइन का, वो 7 लाइन 8 लाइन एज इट इज एग्जाम में नहीं लिखनी है। इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल एंड इट्स नॉट रिकमेंडेड एज वेल। आपको सिर्फ वो 7 लाइन 8 लाइन में वो कॉन्सेप्ट आपको क्या समझा हुआ है, बस सेम कॉन्सेप्ट आपको इंटरप्रेट करना है अपनी ओन लैंग्वेज में विद द सेम वर्ड्स। सेम वर्ड्स मतलब क्लाउड को आप बोलो क्लाउड, इंटरनेट को आप बोलो इंटरनेट, नथिंग मोर। बात समझ में आई? ये आपको ओन सिंपल वर्ड्स में लिखना है, लैंग्वेज रट्टा बिल्कुल नहीं मारनी। नेक्स्ट बच्चों देखो, जब भी आपका पेपर चेक होता है तो एग्जामिनर वहां बैठा ही होता है दो चीजों के लिए। एक, नंबर काटने के लिए जहां उसको जगह मिले, दूसरा नंबर देने के लिए जहां उसको जगह मिले। मैं तो कह रहा हूं कि यार हमेशा प्रॉपर मार्क्स होते हैं प्रॉपर कंसेप्ट और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए। आईटीएसएम का पेपर बस ये दो ही चीजों पर निर्धारित है, एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और दूसरा प्रॉपर प्रेजेंटेशन, नथिंग मोर देन दिस। बस ये दो चीजें प्रॉपर रखो, नंबर जेब में, नंबर कोई नहीं काट सकता सर। ऑलराइट, अब सर यार आईटीएसएम के बारे में मिथ्स और फैक्ट्स तो समझ में आ गए, बट इन मिथ्स और फैक्ट्स के रहते रहते सर इसकी प्रिपरेशन करनी कैसे है? ये आईटीएसएम की प्रिपरेशन करनी कैसे है? क्या करना पड़ेगा हमें? देखते हैं। सबसे पहले पूरा का पूरा जो भी आप फर्स्ट रीडिंग करोगे हमेशा सिर्फ और सिर्फ लॉजिकली समझो, सिर्फ लॉजिकली समझो। इसके अंदर आपको रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं चाहिए कि यार दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस। रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जाम में कंसेप्चुअली आप लिख तभी पाओगे जब आपको कंसेप्ट अच्छे से समझा हुआ है। ये पेन है, ये पेन का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से समझा हुआ है, मैं एग्जाम में लिख तभी पाऊंगा जब ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से समझा हुआ है। अगर एग्जाम में रट्टा मारकर जाऊंगा तो हाई प्रोबेबिलिटी है मैं एग्जाम में जाकर भूल जाऊंगा, और फिर जब मैं ही भूल गया तो एग्जामिनर नंबर कैसे देगा? सीधा सीधा। इन शॉर्ट, मुझे रट्टा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहली रीडिंग में जब मैं लॉजिकली चीजें समझता हूं, मुझे जिस भाषा में समझे मुझे उस भाषा में मुझे इस चीज को लॉजिकली समझना है। मुझे वो वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है जो वर्ड्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि क्लाउड, जैसे कि वर्चुअलाइजेशन, जैसे कि सर्वर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट? इसके अलावा जब भी आप फर्स्ट रीडिंग करते हो तो फर्स्ट रीडिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, जो कंसेप्ट को दर्शाते हैं, राइट, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, राइट, क्लाउड हैज टू बी एक्सेस यूजिंग इंटरनेट। राइट? इसका मतलब उसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? एक्सेस यूजिंग इंटरनेट। बस इस वर्ड को अंडरलाइन करो और जब भी रिवीजन करोगे ना, इस वर्ड को रिवीजन करना। राइट? कंसेप्चुअली रिवीजन करना। हम रिवीजन में भी गलती करते हैं। दरअसल हम रिवीजन करते हैं, हमने जो पढ़ा हुआ है बस हम डायरेक्टली उसको रिवीजन करते रहते हैं। ऐसे रिवीजन नहीं करनी है, आपको कंसेप्चुअल रिवीजन करनी है। जैसे कि क्या, देखते हैं आगे। फर्स्ट रीडिंग होने के बाद रिवीजन कंपलसरी है। कंपलसरी क्यों है बच्चों? क्या होता है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, राइट? हमें बनाया ही इस तरीके से गया है कि हम आज जो भी कुछ पढ़ते हैं, हम कुछ टाइम बाद वो हमारी मेमोरी में से इरेज होता जाता है। राइट? वो मेमोरी में से इरेज नहीं होनी चाहिए, वो कंसेप्चुअल चीजें हमने रिटेन रखनी चाहिए, इसीलिए हमें उसको बार बार रिविजन करना पड़ेगा। राइट? अब यार ये रिवीजन का मतलब क्या है? जनरली हम रिवीजन, मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, हम रिवीजन बहुत गलत तरीके से करते हैं। रिवीजन करनी कैसे बच्चों? रिवीजन, इस वर्ड को अगर मैं तोड़ा जाए तो रिवीजन में से दो चीजें निकलती है। री का मतलब होता है अगेन, और विजन का मतलब होता है एबल टू सी या थिंक। अगर इन दोनों शब्दों को अगर मैं कंबाइन करूं तो रिवीजन का मतलब होगा सी या थिंक, सी और थिंक अगेन। इसका मतलब क्या? जब फर्स्ट रिवीजन में मैंने जैसे कॉन्सेप्चुअली पढ़ा था ना, तो रिवीजन में हम क्या करते हैं, हमने जो जो चीजें अंडरलाइन करी हम डायरेक्टली उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं कह रहा हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
सबसे पहले क्या करो, लेट्स से मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने फर्स्ट रीडिंग में मैंने जो जो चीजें उसके बारे में समझी थी, पहले हेडिंग को, उस हेडिंग को पढ़ के खुद से इंटरप्रेट करने की कोशिश करो अपनी ओन लैंग्वेज में कि इसका मतलब क्या था, ये मैंने पढ़ा क्या था तब, राइट। आपको जो जो भी चीजें याद आए, राइट, फिर उसके बाद में आपने जो जो चीजें अंडरलाइन करी हुई है, फिर वो पॉइंट्स आप पढ़ो। उससे क्या होगा बच्चों, एक तो सबसे पहले आपकी मेमोरी में वो कॉन्सेप्ट कैसे गया हुआ है, आपको वो रिवीजन करते हुए वो रिकॉल हो जाएगा। नंबर सेकंड, आप जब भी उसको रिवीजन करोगे, जो पॉइंट्स आप मिस आउट कर गए थे, वो मिस आउट करे हुए पॉइंट्स आपके अंडरलाइन करे हुए पॉइंट्स में वो फिर से कवर हो जाएंगे, राइट। तो रिवीजन कैसे करना है, सबसे पहले तो उसको लॉजिकली पढ़ना है। लॉजिकली पढ़ने के बाद जब भी रिवीजन करने बैठोगे, रिवीजन में सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को खुद की लैंग्वेज में बोलकर देखना है कि यार ये कॉन्सेप्ट था कि आपको ये समझा हुआ कैसे, देन यू हैव टू रीड ऑन द पॉइंट्स। आपको डायरेक्टली पॉइंट्स रीड ऑन नहीं करने, ठीक है। लेकिन यार सर ऐसा करना क्यों है, और स्पेसिफिकली बोलते हैं रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अरे बच्चों, मैं तो हाईली रिकमेंड करता हूं कि यार, अब लेट से मैंने आज 2 घंटा आईटीएसएम पढ़ा है, लेट से मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा आईटीएम मैंने पढ़ा चैप्टर नंबर 1, राइट। अब ये चैप्टर नंबर 1 मेरा कल आधा प्रिपेयर हो गया था, लेट से फॉर एग्जांपल, राइट। अब नेक्स्ट डे मैं जब भी पढ़ने बैठता हूं, तो पढ़ने से पहले पहले 15 मिनट हमेशा, एक दिन पहले जो पढ़ा हुआ है, लास्ट टाइम जो पढ़ा हुआ है, पहले 15 मिनट हमेशा उसको डेडिकेट करो रिवीजन करने के। ऐसा क्यों, ऐसा जरूरी क्यों है, मैं बोल रहा हूं ऐसा जरूरी है, लेकिन इस तरीके से क्यों, देखते हैं। बच्चों, हम लोगों ने एक बचपन में जनरली एक कहानी सुनी होती है, लक्कड़हारे की कहानी, राइट। देखो मैं आपको याद दिलाता हूं थोड़ी सी। एक लक्कड़हारा था, राइट। वो रोज सुबह जाता जंगल में पेड़ काटने के लिए, राइट। और दिन भर बहुत 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 मेहनत करता, और शाम तक थक हार करके पेड़ काटता रहता काटता रहता काटता रहता, राइट। और इसका आउटपुट निकलता एक दिन में 10 पेड़, राइट। वो सुबह जाता, सुबह जाकर पूरा दिन कड़ी मेहनत करता, शाम को जब वो अपना आउटपुट देखता तो उसका आउटपुट होता एक दिन में 10 पेड़। वहीं पर उसी का एक दूसरा दोस्त था, दूसरा लक्कड़हारा, राइट। ये लक्कड़हारा क्या करता, इसकी एक हैबिट थी, राइट। इसकी पहले से ही हैबिट थी कि यार ये पेड़ काटना शुरू करने से पहले है ना, अपने कुल्हाड़ी की धार को तेज करता, कुल्हाड़ी की धार को तेज करता और फिर पेड़ काटना शुरू करता। इसका मतलब अगर वो अभी पेड़ काटने आया है तो पहले 15 मिनट आधा घंटा पहले अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करेगा डेली, फिर उसके बाद पेड़ काटना शुरू करेगा। इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका आउटपुट बहुत बहुत अच्छा निकलता था। अगर पहले लक्कड़हारे के दिन में एक दिन में 10 पेड़ निकलते, तो इसके निकलते एक दिन में 15 पेड़। आउटपुट ट्रेमेंडस है, 150% ऑफ द प्रीवियस आउटपुट। हाँ, यही तो फर्क होता है रिविजन का। और इसका एक ही रीजन है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता था। मैं सेम चीज तो आपको भी बोलना चाह रहा हूं कि यार रिवीजन करते समय या नेक्स्ट डे के, या जो भी आप नेक्स्ट डे पढ़ोगे वो पढ़ने से पहले आपने प्रीवियस डे में क्या पढ़ा हुआ है, पहले अपनी धार को तेज करो। मतलब क्या, आप जो भी पढ़ने जाओगे पहले आपने क्या पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करो 10 से 15 मिनट में, फिर आगे पढ़ने जाओ। इससे क्या होगा, इससे आपकी मेमोरी तो रिटेन होगी होगी, और 10 से 15 मिनट में कंसाइज में आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज होंगे। ओके, नेक्स्ट बच्चों, एक बार अपनी एक बार जब अपनी प्रिपरेशन हो जाती है, अपना सिलेबस पूरा पढ़ना हो जाता है, हम उसको लॉजिकली भी समझते हैं, हम रिवीजन भी करते रहते हैं, फिर सवाल आता है एग्जाम की थरर प्रिपरेशन का। फर्स्ट रीडिंग कभी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं होती, वो सिर्फ एक स्टेज होती है हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमें क्या समझ रहा है, हमें कितना समझ रहा है। फिर बारी आती है एग्जाम को, एग्जाम के अंदर प्रिपरेशन करने की, उस एग्जाम की प्रिपरेशन करने की, वो 3 घंटे की प्रिपरेशन करने की। अब वो करना कैसे है यार, कंसेप्ट तो सब समझ गए, रिवीजन भी अच्छे से हो रही है, कॉन्सेप्ट रिकॉल भी हो रहे हैं, पॉइंट्स भी सारे रिकॉल हो रहे हैं, करना कैसे है इसको। देखो कैसे करना है इसको, सबसे पहले खुद को प्रिपेयर करो। जो भी आपने फर्स्ट रीडिंग करा हुआ है उसके बेसिस पे आपका जो भी रिवीजन हुआ है, खुद को प्रिपेयर करो टॉपिक वाइज स्कैनर से। टॉपिक वाइज स्कैनर बोलने का मतलब क्या है मेरा, हर टॉपिक जो भी आप पढ़ते हो, चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स होंगे, सारे टॉपिक जो भी आप पढ़ते हो, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रैक्टिस मैनुअल्स, आरटीपीज, ये सारे के सारे सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करने का मतलब क्या है मेरा, उसको रट्टा मारो? बिल्कुल नहीं, रट्टा तो हरगिज नहीं मारना। बच्चों, आरटीपी, प्रैक्टिस मैनुअल, ये प्रीवियस पेपर्स इंस्टीट्यूट हमारी जो भी देती है, हम लोग इसको एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि यार एग्जाम में आंसर लिखना है तो ये ऐसे ही लिखना है। मैं कहता हूं नहीं, आंसर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना। एग्जाम में जो भी दिया जाता है वो सिर्फ
आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए दिया जाता है, राइट? आपको क्या करना है इसके अंदर? आपको क्या करना है इसके अंदर कि यार आपको कंसेप्ट जो समझा हुआ है, जैसा समझा हुआ है, अपने सिंपल वर्ड्स में सेम कॉन्सेप्ट लिखना है। मतलब वो ही निकलना चाहिए जो आपके मॉड्यूल में मतलब समझाया हुआ है। नंबर उसी के होते हैं। जो कंसेप्चुअल वर्ड्स है, कंसेप्चुअल वर्ड्स को एज इट इज लिखो, क्योंकि यार जो टेक्नोलॉजी उसको तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। लेट्स से वर्चुअलाइजेशन, ये एक टेक्नोलॉजी है, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यही इसका नाम है, राइट? नेक्स्ट, खुद को प्रिपेयर करने का बोलने का मतलब है मेरा कि यार सिर्फ देखो, एनालाइज करो कि यार इंस्टीट्यूट ने अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा है, मतलब क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है एग्जाम में, तो उसका आंसर किस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। और साथ ही साथ ये भी देखो कि इन्होंने आंसर प्रेजेंट करते करते किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखा हुआ है, इन्होंने एम्फेसिस किन बातों पर दिया हुआ है। ये जनरल चीजें होती है बच्चों खुद को प्रिपेयर करने की। ऑलराइट, दूसरा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करो, और इसके साथ साथ अगर हो सके तो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो। टेस्ट सीरीज में क्या होता है बच्चों, अपना खुद का एक इवैल्यूएशन होता है, राइट? और इस इवैल्यूएशन से क्या होता है, हमें हमारी गलतियां मालूम पड़ता है। जो भी एग्जामिनर हमारा पेपर चेक करता है, हमें सीधा सीधा मालूम पड़ता है, वो हमको सीधा दिखाता है कि यार बेटा आप यहां गलती कर रहे थे, आप यहां गलती कर रहे थे, आप यहां गलती कर रहे थे। हमारे इंप्रूवमेंट का और क्या स्कोप है, हमें इस स्कोप के अंदर मालूम पड़ जाता है। तो इससे हमारी बेस्ट पॉसिबिलिटीज निकल कर आती है, राइट? ओके, अब ये सर, तो अब यहां तक सारी एग्जाम की प्रिपरेशन हमारी खत्म होती है। एग्जाम वाले दिन हम जाते हैं एग्जाम में। वो 3 घंटे के अंदर, सबसे पहले वो 3 घंटे के अंदर हम ये कंफ्यूज होते हैं कि यार एग्जाम में हमें स्ट्रैटेजी रखनी क्या है, राइट? पेपर हमारे हाथ में आता है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर रीड करना शुरू करते हैं, हम सोचते हैं हमें क्या सॉल्व करना है, हमें क्या सॉल्व नहीं करना है, राइट? हम बहुत उलझन में होते हैं, बहुत प्रेशर में होते हैं, और कभी कभी इंस्टीट्यूट ऐसा करती है कि यार वो लैंग्वेज में बच्चे को घुमा देती है। तो हमें कोई भी सवाल कभी ऐसा दिखता है कि यार जो हमें नहीं आता होता, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत डगमगाता है वहां पर। मैं बोलता हूं यार उस क्वेश्चन को साइड में रखो, उस पर फोकस मत करो, सिर्फ अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान दो। नॉर्मल ब्रीथिंग करो, डीप ब्रीथिंग करो, राइट? और बहुत शांति से, बहुत रिलैक्स होकर के आपको जो आता है वो लिखना शुरू करो, राइट? अब लिखते लिखते आपको अपना प्रेजेंटेशन कैसे रखना है, प्रेजेंटेशन बोलने का मतलब, क्योंकि यार क्या होता है, एग्जामिनर जब भी आपका पेपर चेक करता है ना, एग्जामिनर ये फिराक में होता है कि यार एक तो मैं उसके नंबर कहां काटूं, और दूसरा अगर मुझे कुछ चीज अच्छी लग जाए तो उसके नंबर में उसको कहां दूं, राइट? ये दो चीजें अगर आप एग्जामिनर के लिए आसान कर दो, तो नंबर लेने भी बहुत आसान हो जाएंगे। देखो कैसे। सबसे पहले, प्रेजेंटेशन मायने रखता है क्या? हाँ, प्रेजेंटेशन बहुत बहुत मायने रखता है, राइट? क्योंकि यार प्रेजेंटेशन से क्या होता है कि यार अगर कोई चीज अच्छी दिखती है एग्जामिनर को भी, तो उसको भी लगता है यार कि यार मैं इसको इसको नंबर क्यों ना दूं, ही डिजर्व्स इट, राइट? तो एग्जाम में सबसे पहले हमेशा पॉइंट वाइज लिखो। पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है बच्चों कि यार एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन दिखता है पॉइंट वाइज लिखने से। जब भी मैं किसी भी पैराग्राफ को, एक मैं लिखता हूं पैराग्राफ, वो पैराग्राफ पढ़ने में भी थोड़ा सा हेक्टिक होता है थोड़ा सा, और अगर उसी चीज को अगर मैं पॉइंट वाइज प्रेजेंट करता हूं, एक एक छोटे छोटे सेंटेंस में पॉइंट वाइज पॉइंट वाइज पॉइंट वाइज, तो वो चीज दिखने में भी सिस्टमैटिक दिखती है। तो एग्जामिनर को नंबर देने में उसमें बहुत आसानी होती है। जैसे कि क्या, देखो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम में सवाल आया, व्हाट इज अ सर्वर? एक तो मैंने यहां पर लिख दिया, सर्वर इज अ हार्डवेयर डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक सर्विस एक्सेस यूजिंग नेटवर्क एंड प्रॉपर ऑथेंटिकेशन। ये एक लाइन में मैंने इसको लिख दिया। मुझे बताओ इसका अगर मैं और बेहतर तरीके से इसको प्रेजेंट करूं थोड़ा सा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? सर्वर इज ए हार्डवेयर डेडिकेटेड टू अ स्पेसिफिक सर्विस, बी एक्सेस यूजिंग नेटवर्क एंड प्रॉपर ऑथेंटिकेशन। नंबर जेब में। देखो वे वन और वे टू में यही डिफरेंस है कि यार ये जो वे टू है ना, ये वे टू बहुत बहुत आसान दिखता है, और ये जो वे टू है ये बहुत सिस्टमैटिक लग रहा है नंबर देने के लिए भी, बिल्कुल। क्योंकि यार क्या होता है, जैसे जैसे मेरा प्रेजेंटेशन सुधरता जाता है ना, वैसे वैसे मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन, बिल्कुल। नेक्स्ट, मैं जो भी आंसर लिखता हूं बच्चों, हर आंसर के हर पॉइंट में मुझे उन क्रूशियल पॉइंट्स को अंडरलाइन करना पड़ता है। अंडरलाइन इसलिए क्योंकि यार क्या होता है कि एग्जामिनर, जब भी एग्जामिनर की आपको मेंटालिटी बताता हूं, वो दिन में लेकर बैठता है लेट से 500 पेपर की, यार आज 500 पेपर मुझे चेक करके उठना है। अगर आप एक तो पैराग्राफ वाइज लिखते हो और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन नहीं करते हो ना, तो वो उसको क्या करता है, उसका टाइम ज्यादा लगता है उसमें। मतलब क्या कि यार वो एक पैराग्राफ पूरा पढ़ता है, पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद में वो जब भी आपका आंसर चेक करने बैठता है, तो यार वो पैराग्राफ के अंदर ढूंढता है कि यार इसने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं, क्या क्या नहीं लिखे हैं। मैं बोल रहा हूँ ये चीज उसके लिए आसान कर दो, पॉइंट वाइज लिखो, शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखो, और दूसरा उसके पॉइंट्स को, जो क्रुशियल पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कर दो। जैसे कि क्या, देखो
सर्वर इज, यही प्रीवियस वाला एग्जांपल है कि एक हार्डवेयर डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक सर्विस है और ये नेटवर्क एंड प्रॉपर ऑथेंटिकेशन है। इसी को अगर मैं प्रेजेंट करूं तो इस तरीके से कर सकता हूं। सर्वर क्या है कि यार डेडिकेटेड यूजिंग स्पेसिफिक सर्विस है और एक्सेस यूजिंग नेटवर्क एंड ऑथेंटिकेशन। जो इसमें मेन पॉइंट्स थे, डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक सर्विस और ऑथेंटिकेशन, मैंने इन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया। एग्जामिनर अब क्या करेगा, वो सबसे पहले इन्हीं पॉइंट्स को अंडरलाइन करेगा यार कि यार ये बंदे ने अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, इसको लिखा क्या है। इससे उसका भी टाइम बचता है, आपका प्रेजेंटेशन भी क्लियर होता है और उसको नंबर देने में बड़ी आसानी होती है। बिल्कुल। अब दूसरा, प्रेजेंटेशन और क्लियर करने के लिए बच्चों हर पॉइंट के बाद या हर हेडिंग के बाद एक लाइन छोड़ो जिससे आपका है ना प्रेजेंटेशन बहुत सिस्टमैटिक दिखता है। सिस्टमैटिक कैसे, देखो अब अगर मैं बोलता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं कि नेटवर्क दो तरीके के होते हैं, राइट? कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क और कनेक्शन लेस नेटवर्क। कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क को मैंने डिस्क्राइब कर दिया, कनेक्शन लेस नेटवर्क को भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, कनेक्शन ओरिएंटेड ये एक पॉइंट है, कनेक्शन लेस नेटवर्क ये एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच में एक लाइन छोड़ देता हूं। इससे क्या होता है बच्चों, इससे मेरा पेपर प्रेजेंटेबल दिखता है, नीट दिखता है। एग्जामिनर की भी इच्छा होती है इस पेपर को रीड करके नंबर देने की। मैं यही तो बोल रहा हूं कि एग्जामिनर का काम इतना आसान कर दो कि नंबर देने में, नंबर लेने में बहुत आसानी हो। बात खत्म। ऑलराइट, नेक्स्ट, हर बार पॉइंट्स को कुछ अप्रोप्रिएट हेडिंग्स हो। सीधा सीधा अगर मुझे एक शॉर्ट नोट आ गया, लेट्स से राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, और मैं डायरेक्टली लिखना शुरू कर दूं 1 2 3 4 5 6 और उसके ये पार्ट्स है, ये हिस्से, ये टाइप्स है, ऐसे मत करो। प्रेजेंटेबल बनाने के लिए उसको प्रॉपर हेडिंग्स दो कि वो एग्जामिनर को एक इजी आइडिया दे देता है कि आपने पेपर में लिखा हुआ क्या है और उसको नंबर देने में बड़ी आसानी होती है इससे। जैसे कि क्या, देखो, व्हाट इज क्लाउड एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड। क्लाउड क्या होता है, पहले मैंने क्लाउड की हेडिंग दे दी, मैंने प्रॉपरली अंडरलाइन किया, वेरियस सर्विसेज ओवर द इंटरनेट एनी टाइम एनीवेयर इज क्लाउड। नंबर जेब में, बिल्कुल। टाइप्स ऑफ क्लाउड क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्लाउड 4 टाइप्स के, 4 टाइप्स मैंने अंडरलाइन कर दिया, प्राइवेट, पब्लिक, कम्युनिटी, हाइब्रिड। नंबर जेब में। जो पेपर या जो आंसर, ये आंसर अगर उसका 30 सेकंड्स में चेक होने वाला था, तो यही आंसर उसका चेक हो जाएगा 15 सेकंड्स में। उसको सीधी क्लियरिटी दिखती है, उसको प्रेजेंटेबल फॉर्मेट दिखता है, उसको नंबर देने में क्या हरकत है यार, वो तो बैठा है नंबर देने के लिए, बस लेने आने चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, देखो जनरली बच्चे मुझे पूछते हैं कि यार सर क्या डायग्राम्स बनाने कंपलसरी है क्या। मैं बोल रहा हूं बच्चों, डायग्राम बनाने कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप डायग्राम बनाते हो एग्जाम में तो ये आपकी एडिशनल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है कि यार बच्चे का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, बस उसने लिखा हुआ है कुछ पैराग्राफ में, कुछ वर्ड्स में, कुछ पॉइंट्स में, वो उसने जो भी डेटा लिखा हुआ है, लेकिन डायग्राम पढ़ते से ही एग्जामिनर शॉर्ट में समझ जाता है कि यार उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है। और आप जानते हो कभी कभी कैसा होता है कि हम थ्योरी लिखते लिखते यार कभी कभी एक आधी पॉइंट स्किप हो जाता है, राइट? तो वो एक पॉइंट को स्किप करने के लिए अगर एग्जामिनर नंबर काटता भी है तो वो नंबर आपके डायग्राम में सब्स्टिट्यूट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को ये समझ जाता है यार कि नहीं, ये बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको नॉलेज पूरी है, राइट? ऑलराइट, सेम एग्जांपल लेते हैं प्रीवियस वाला कि यार कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क और कनेक्शन लेस नेटवर्क दो तरीके के नेटवर्क होते हैं। साथ ही में मैंने इसका डायग्राम बना दिया नीचे, बात खत्म। एग्जामिनर सबसे पहले डायग्राम पढ़ता है, उसको पता है उसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करे हुए पढ़ता है और नंबर देता है, नंबर जेब में, बात खत्म। जो पेपर होता है ना बच्चों हमारा, ये सारे प्रेजेंटेशन के बाद अगर हमारा पेपर नीट और रीडफुल लगता है, राइट, हमें नंबर लेने में बहुत बहुत आसानी होती है। ऐसा एक हमारे सी फील्ड में जनरली कहावत है, अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन मेक्स अ प्रॉपर प्रोफेशनल। हम प्रोफेशनली तो बनने जा रहे हैं, सीए की एग्जाम दे रहे हैं, कुछ ही दिन रहेगा सीए बनने में, दैट्स इट। ऑलराइट, चलो इस चीज को है ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल में देखते हैं। प्रैक्टिकल में मतलब कैसे, मैंने एक आरटीपी का आपका एक सवाल उठाया, राइट, जो दिया हुआ है आपकी नवंबर 2016 की आरटीपी के अंदर, और देखते हैं हमने अभी ये जितनी भी बातें डिस्कस करी, हमें एक्चुअली इसको प्रेजेंट क्या करना है, प्रेजेंट कैसे करना है। ऑलराइट, सवाल है बच्चों यहां पर, डिस्क्राइब इन ब्रीफ कंपोनेंट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क मॉडल आरटीपी नवंबर 16। ऑलराइट, ये आरटीपी स्कैनर जितने भी होते हैं बच्चों, यार मैं ये नहीं कह रहा यार कि ये एक स्टैंडर्ड है कि यार आपको एग्जाम में ऐसा लिखना है ना। बच्चों आज तक हमने यही किया यार कि यार जितने भी सजेस्टेड और स्कैनर्स हमने पढ़े हैं या फिर इंस्टीट्यूट का जो भी मॉडल आंसर्स हमने पढ़े हैं, हमने इनको स्टैंडर्ड मान लिया कि यार ये चीज ऐसी है, इसको ऐसे लिखना है, इंस्टीट्यूट चाहती है ये ऐसे लिखे तो नंबर मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूं इंस्टीट्यूट सिर्फ रेकमेंड कर रही है कि यार आप इसको ऐसा लिखो, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है बच्चों कि आपको ऐसा ही लिखना है।
यहां पहले स्टडी करते हैं कि इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंट कैसे किया हुआ, राइट। यहां पर देखो बच्चों, लेट्स से क्वेश्चन है यहां पर, कंपोनेंट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क मॉडल। पहले इंस्टीट्यूट ने बताया कि यार टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क मॉडल क्या है, राइट। उसको यार एक लाइन में पहले इंस्टीट्यूट ने उसको डिस्क्राइब कर दिया, राइट, कि यार ये टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क मॉडल है। फिर इंस्टीट्यूट ने बताया कि यार इसकी 5 बेसिक कैटेगरीज है, जैसे कि क्या, टर्मिनल, टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसर, टेलीकम्युनिकेशन मीडिया चैनल, राइट। उसके बाद कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क कंट्रोल सॉफ्टवेयर, राइट। इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही बताया। फिर इंस्टीट्यूट ने क्या किया बच्चों, टर्मिनल्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, उसके अंदर क्या क्या आता है वो डिस्क्राइब कर दिया, टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसर को डिस्क्राइब कर दिया, मीडिया चैनल को डिस्क्राइब कर दिया, वैसे ही कंप्यूटर और कंट्रोल सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब कर दिया। इंस्टीट्यूट बोलती है यार कि बस ऐसे एग्जाम रिकमेंडेड है, आप एग्जाम में ऐसा लिखो, हम आपको नंबर दे देंगे। बच्चों मैं बोल रहा हूं इस चीज को स्टैंडर्ड मत मानो, राइट। इसको स्टैंडर्ड मानोगे तो गलती करोगे। मेरा मानना यह है बच्चों कि हमारी कैपेबिलिटी इससे कहीं बढ़कर है, राइट। ये सिर्फ एक कॉमन स्टैंडर्ड है, ये सिर्फ एक कॉमन तरीका है रिकमेंड करने का। देखो कैसे, इसी चीज को हमने जितनी बातें अभी डिस्कस करी है कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है, इसी चीज को अगर मैं उस तरीके से लिखता जैसे हमने अभी डिस्कस किया हुआ है तो ये कैसा बनता, देखो कैसे। ऑलराइट, ठीक है, ये रहा वो सवाल। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने भी वही किया जो इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया हुआ है, सिर्फ एक बेहतर प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में, राइट, जिससे नंबर देने में आसानी हो। ठीक है, ऑलराइट। देखो क्या होता है पहले मैं ये वाला पेपर आपको चेक करके दिखाता हूं, जो इंस्टीट्यूट वाला है, राइट। अभी देखो, मैं एज एन एग्जामिनर पेपर कैसे पढ़ता हूं यार। बच्चे ने लिखा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क मॉडल, और राइट, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क मॉडल लिखने के बाद में अ कम्युनिकेशन नेटवर्क इज अरेंजमेंट विद सेंड्स ट्रांसमिट। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। मुझे टाइम लगा इसको पढ़ने में, बट लिखा हुआ सही है, ठीक है, मैंने नंबर दे दिया। फिर उसने लिखा आगे 5 बेसिक कैटेगरीज है, ये टर्मिनल है, ठीक है। इसके अंदर इसने ये चीजें लिखी है, वीडियो टर्मिनल एटसेट्रा यूज टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा, वीडियो टर्मिनल, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। Telecommunication processor supports data transmission reception by providing variety of control and support functions. They include network interface card, ये सारे डिवाइसेस लिखे हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं आगे टेलीकम्युनिकेशन मीडिया चैनल को भी पढ़ता हूँ, ऐसे ही मैं कंप्यूटर नेटवर्क कंट्रोल सॉफ्टवेयर को भी पढ़ता हूँ, राइट। उसके बाद बच्चों ये सारा पढ़ने में क्या मुझे टाइम लगा, बिल्कुल बिल्कुल टाइम लगा। अब बच्चों देखो, एग्जामिनर को अगर इंप्रेस करना है तो एक सॉलिड तरीका और क्या है, वही सारी चीजें जैसे हमने डिस्कस करी हुई है, देखो कैसे। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क मॉडल, पहले तो यहां पर मैंने हेडिंग लिखी, राइट, दिस इज माय हेडिंग। मैंने हेडिंग लिखी एक, राइट। हेडिंग लिखने के बाद में उस हेडिंग को मैंने पहले डिस्क्राइब किया हुआ है। कम्युनिकेशन नेटवर्क इज एनी अरेंजमेंट वेर इन अ सेंडर ट्रांसमिट्स अ मैसेज टू अ रिसीवर ओवर अ चैनल कंसिस्टिंग ऑफ सम टाइप ऑफ मीडियम। यही चीज वहां पर भी लिखी हुई थी, राइट। बट वहां पर क्या था, वहां पर सीधा सीधा एक पैराग्राफ टाइप में लिखी हुई थी। बच्चों एग्जामिनर सबसे पहले क्या करता है, एग्जामिनर आपके पैटर्न को स्टडी करता है कि यार आप आंसर किस तरीके से लिखते हो, क्योंकि उसको आपका पूरा नंबर चेक करना होता है, पूरा पेपर चेक करना होता है, राइट। वो सबसे पहले क्या करता है, आपके 1-2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल में आपके पैटर्न को स्टडी करता है, राइट, कि यार आपने किस पैटर्न में लिखा हुआ है, आप इंग्लिश कैसी कंस्ट्रक्ट करते हो, आप कंसेप्ट को कैसे दर्शाते हो, राइट। एक बार एग्जामिनर के दिमाग में आ जाए कि ये बच्चे के लिखने का ये पैटर्न है, फिर वो आने वाले सवालों के जो भी जवाब होते हैं ना, वो पूरा पूरा नहीं पढ़ता। उसको पता होता है आपका पैटर्न क्या है, आपने उसको किस हिसाब से लिखा होगा, उसके ऊपर जो भी इंप्रेशन पहले पहले जाता है ना, बस वो इंप्रेशन के हिसाब से वो नंबर देता चलता है। आपने चाहे डेटा फिर उसके अंदर कैसा लिखा हो, देखो आगे। यहां पर क्या होता है बच्चों, अगर मैं इस पैटर्न से जाता हूं, यहां पर पहले मैंने हेडिंग को अंडरलाइन किया, हाँ, फिर हेडिंग के अंदर में मैंने इंपॉर्टेंट क्रक्स को अंडरलाइन किया मेरे पॉइंट के अंदर में, कि जो जिसके अंदर में मेरा पूरा मतलब निकलता है। मतलब कम्युनिकेशन नेटवर्क इज एनी अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ सम टाइप ऑफ मीडियम, किसके अंदर वो पूरा मतलब निकलता है, हाँ, बच्चे को पता है, सीधी सीधी बात है। फिर उसके बाद बच्चों मैंने इसका एक डायग्राम बनाया सीधा। अब ये डायग्राम बनाने के बाद में इसके 5 कंपोनेंट्स है, ये पांचों कंपोनेंट्स का मैंने एक डायग्राम बना दिया। ये डायग्राम से एग्जामिनर को सीधा सीधा मालूम पड़ जाएगा कि बच्चे को नॉलेज पूरी है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑलराइट, ये भी सही है। फिर मैंने लिखा ये मॉडल की 5 बेसिक कैटेगरीज है, बिल्कुल। टर्मिनल, ये एक स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पॉइंट होते हैं, ये ट्रांसमिट और रिसीव डेटा करते हैं, और इनके अंदर ये डिवाइसेस होते हैं, बात खत्म। वहां जहां मेरे को, अब बच्चों सेम चीज अगर मैं वहां पर देखता हूं जहां इससे पहले अगर मैंने आपको दिखाया था कि यार
यहीं पर अगर मेरे को ये टेलीकम्युनिकेशन, ये टर्मिनल अगर मेरे को यहां से लेकर के यहां तक अगर मेरे को पूरा पढ़ना पड़ा कि यार इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, तो मैंने एग्जामिनर को वही दिक्कत मैंने यहां पर खत्म कर दी। यहां मैं एग्जामिनर को सीधा अंडरलाइन करके बता देता हूं कि यार इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसर सेम वे, सपोर्ट डेटा ट्रांसमिशन रिसेप्शन, राइट, इंक्लूड डिवाइसेस, बात सही है, नंबर जेब में। टेलीकम्युनिकेशन मीडिया, राइट, कनेक्ट्स मैसेज सोर्स विथ मैसेज रिसीवर, डेटा ट्रांसमिटेड रिसीवर्ड ओवर चैनल्स। इसके अंदर गाइडेड और अनगाइडेड दोनों होते हैं, ये एग्जाम्पल से गाइडेड के, एग्जाम्पल से अनगाइडेड के, नंबर जेब में। कंप्यूटर, ये कंप्यूटर होते हैं जो कनेक्ट होते हैं थ्रू मीडिया, बिल्कुल इसके अंदर ये इंक्लूड होता है। मेरे बोलने का मतलब क्या है, अगर आप आंसर पूरा का पूरा अगर आप इस फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हो ना बच्चों, अभी ये आंसर कंपेयर करो और पुराना वाला आंसर कंपेयर करो, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। राइट बच्चों, ये देखो, ये इसमें पढ़ने में, राइट, ये पूरा पैराग्राफ और पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, और इसमें पढ़ने में जिसके अंदर प्रेजेंटेशन ठीक ठाक किया हुआ है, राइट, ये प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है। ये आंसर रीड करने में भी बहुत आसान लगता है, और इसमें नंबर देने में भी बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि सारे क्रुशियल पॉइंट्स अंडरलाइन करे हुए, स्पेसेस दी हुई है, डायग्राम्स बनाया हुआ है, नंबर काटने की जगह कहाँ है, वो भी तो मैं ही बोल रहा हूँ। ऑलराइट, ठीक है। अब सम अप करते हैं, हमने जितना भी डिस्कशन किया कि एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको पूरा का पूरा लॉजिकली समझना है, लॉजिकली पढ़ना है। फिर आप एग्जाम में जब सवाल आता है ना, तब आपको वो लॉजिकली ही लिखना है जैसा आपको समझा हुआ है, अपने ओन सिंपल वर्ड्स में, नथिंग मोर। आपको रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करनी, आपको हर बार रिवाइज करते रहना है, राइट। आप प्रीवियस एग्जाम पेपर सॉल्व करो, आरटीपी सॉल्व करो, राइट, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, जिससे आपका बेस्ट बाहर निकल कर आता है, राइट। और राइट, और एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है, आपको सिंगल लाइन छोड़नी है हर पॉइंट के बाद, आपको अप्रोप्रिएट हेडिंग्स देनी है, सारी हेडिंग्स और क्रुशियल पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, जहां जहां आपको जरूरी लगे आपको वहां वहां डायग्राम्स बनाने, राइट। और आपका पेपर हमेशा नीट और रीडफुल लगना चाहिए। ऑलराइट, बस बच्चों इतनी चीजें करो और मैं बोलता हूं यार रिजल्ट तो अच्छा आएगा, बहुत बहुत अच्छा आएगा, राइट। एक ऑसम स्कोर मिलेगा, क्योंकि यार पेपर बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में है, क्योंकि एग्जामिनर को हमने कहीं जगह नहीं दी नंबर काटने की, राइट। ऑल राइट, इसके बावजूद भी बच्चों अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, अगर आपको कोई क्वेरी है इस आईटीएसएम के सब्जेक्ट को लेकर या कोई कॉन्सेप्ट को भी लेकर, राइट, ये मेरा एक व्हाट्सएप का नंबर है, राइट, और ये मेरा ईमेल आईडी है, राइट। आप जिस भी सोर्स से आप कंफर्टेबल हो, आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, नहीं तो आप वी स्मार्ट में कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मुझसे पर्सनली मिलना, आप वी स्मार्ट में कम्युनिकेट करो, राइट। बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।